हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे। देखिए मित्र, जो संविधान के मूल अधिकारों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आपने समता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को देखा। आज जो मेरी टॉपिक होने वाली है वो मूल अधिकार के प्रकार का अगला प्रकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं उसको पढ़ेंगे और उन अनुच्छेदों में जो बातें कही गई हैं उसका क्या मतलब होता है और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है मित्र, तो आइए हम आज मूल अधिकार के अगले प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। और अगला जो मूल अधिकार का प्रकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार मित्र, ये प्रकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि संविधान का जो तीसरा भाग है फंडामेंटल राइट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं मूल अधिकार का जो तीसरा प्रकार है। तो जो तीसरा प्रकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये FR का तीसरा प्रकार है। FR यानी फंडामेंटल राइट का तीसरा प्रकार है और इसमें दो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। और वो दो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद में पहला इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 23 है और अगला इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जो है वह 24 है। इन्हीं दो अनुच्छेदों को मुझे पढ़ना है। ठीक, तो कुल संख्या शोषण के विरुद्ध के अधिकार में कितनी है? तो कुल संख्या 2 अनुच्छेद हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। 2 अनुच्छेद हैं और अनुच्छेद नंबर 23 में क्या बातें कही गई हैं? इस अनुच्छेद के तहत निषेध किया गया है, शोषण के विरुद्ध निषेध। ठीक है, तो निषेध दोनों में किया गया है और यह निषेध किसके संदर्भ में है? देखिए, निषेध 3 शब्द याद कर लीजिएगा। पहला बलात्श्रम, और दूसरा बेगारी और तीसरा दुर्व्यापार। अब ये क्या है? दुर्व्यापार क्या है और बेगारी? शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये निषेध है, ये क्या है? इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए मित्र, बलात्श्रम का मतलब क्या होता है? बलात्श्रम का मतलब एक तरीके से बंधुआ मजदूरी। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ जोर जबरदस्ती मतलब यहाँ पर है अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए किसी से मनचाहा काम लेना। किसके द्वारा मनचाहा? उस व्यक्ति के मनचाहा के द्वारा उससे काम लेना। तो वो अपने शक्ति का दुरुपयोग होना जोर जबरदस्ती से। इसको बंधुआ श्रेणी के भी श्रेणी में रह सकते हैं, यानी कि बंधुआ मजदूरी भी कह सकते हैं। और हमारे देश में आप जानते हैं कि सदियों से जमींदारी प्रथा थी और इस जमींदारी प्रथा में बंधुआ मजदूरी का उपयोग अपनी चरम सीमा पे था। यानी कि अनुच्छेद नंबर 23 का बहुत ज़्यादा क्या होता था? उल्लंघन होता था। अनुच्छेद नंबर 23 का बहुत ज़्यादा उल्लंघन होता था और उसी को ध्यान में रखते हुए ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। क्लियर मित्र? दूसरी चीज है बेगारी। बेगारी में क्या कहा गया है? यानी कि कम पैसे देकर अधिक काम लेना। कम पैसे देकर अधिक काम लेना। अब आप जानते हो कि ईंट के भट्टे पे काम करने वाले या तो फिर बड़े बड़े ठेकेदार में जो ये सारे काम होते हैं, तो इस तरीके के
कभी कभी न्यूज़पेपर में या अखबारों में ये सारी चीज़ें, घटनाएं सुनने को आती हैं और इससे संबंधित ढेर सारे केस भी पड़े हुए नज़र आते हैं। क्लियर? तो ये कम पैसे देकर अधिक काम लेने की बात किसके अंतर्गत आती है? बेगारी। और दुर्व्यापार मतलब कि बच्चों और कहीं ना कहीं बच्चों और महिलाओं की तस्करी, यानी कि मानव तस्करी। और लेकिन इन तस्करी में सबसे ज़्यादा बच्चों और महिलाएं शिकार होती हैं। अक्सर एक सीरियल आता है लाइफ ओके, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत सारी देखी जाती हैं कि किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठाकर या उसको लोभ देकर उसका ब्रेन वॉश करके लोग इस तरीके की घटनाओं को क्या देते हैं? अंजाम देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी अनुच्छेद नंबर 23 निषेध करता है। ठीक है, अब आप लोग इस चीज़ को जानते भी हैं कि ये तमाम प्रकार की घटनाएं होते हैं। लाइफ ओके में एक चीज़, ये सारी चीज़ें देखा भी गया है कि महिलाओं का देह व्यापार तेज़ी से होता है और बच्चों को फ़ायदा उठाकर उनसे भीख मंगवाना या तो उनके साथ गलत हरकतें करना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपको कुछ फिल्मों में भी देखने को मिल जाती होंगी, कुछ सीरियल में भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, या न्यूज़पेपर अखबारों के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये 3 शब्दों को आप याद करिएगा, बलाश्रम, बेगारी और दुर्व्यापार। और अनुच्छेद नंबर 23 के उल्लंघन करने पर दंड का भी उपबंध किया गया है। जी हाँ, दंड का उपबंध भी किया गया है। भारत सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। तो मूल अधिकार में अनुच्छेद नंबर 23 के अलावा एक अनुच्छेद नंबर 17 था जिसके उल्लंघन किए जाने पर दंड का प्रावधान था। क्लियर मित्र? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अनुच्छेद नंबर 23 समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अनुच्छेद नंबर 24 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 23 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने के लिए निषेध। जी हाँ, यहाँ पर भी निषेध की बात किया गया है। अनुच्छेद नंबर 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में लगाकर कार्य नहीं ले सकते या काम नहीं ले सकते। क्यों? ऐसा क्यों? आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों? और शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 बातें, ऐसा क्यों और दूसरा इस अनुच्छेद में दंड का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? इस अनुच्छेद में दंड का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? तो 2 सवाल आपके मन में होना चाहिए। क्यों को लेकर 2 आपके मन में सवाल होना चाहिए। एक तो पहला ये कि ऐसा क्यों? तो आप जानते हैं कि 14 वर्ष की आयु में बच्चे का विकास, किस तरीके का विकास? शारीरिक और मानसिक। 14 वर्ष के आयु तक बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। अगर ऐसे स्थिति में आप किसी बच्चे से काम ले रहे हैं तो उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बच्चा आगे चलकर समाज में वैमनस्य फैलाएगा, अपराध को जन्म देगा और जिससे कि देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता भी बाधित होगी, जंगल राज भी आने की संभावना हो सकती है और परिणाम स्वरूप ये मानवता के लिए क्या होगा? विरुद्ध है। तो इस तरीके से ये रोका गया है। दंड का प्रावधान क्यों नहीं? इसके भी पीछे एक कारण है
और सबसे बड़ा कारण क्या है? अनुच्छेद नंबर 21 का पूरा न होना। अनुच्छेद नंबर 21 का पूरा न होना, पूरा न होना। अब आप बताइए अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है जिसका पूरा न होने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? अनुच्छेद नंबर 21 का पूरा न होने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आज हमारे देश में आज भी बहुत ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। तो परिणाम स्वरूप व्यक्ति मजबूर होकर अपने बच्चों को इस कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें दोष किसका? निचले वाले स्तर का कि ऊपरे वाले स्तर का? तो मैं आपको बता दूं यहीं पर कि इसमें दोष ऊपर स्तर वाले लोगों का भी है और नीचे स्तर वाले लोगों का भी है। ठीक है, ऊपर वाले स्तर के लोगों को हम ये कहेंगे कि जो सत्ता पे आसीन लोग होते हैं उनको जोखिम उठाने की ताकत नहीं होती है, और जहाँ जोखिम उठाने की ताकत नहीं होती है, जहाँ कुर्सी की लालच होती है, वहाँ पर नेतृत्व करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। और नीचे वाले लोगों के लिए ये कहूँगा कि वो अपने स्वार्थ की बलि नहीं दे पाते हैं। वो अपने शौक की पूर्ति करने के लिए अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और ये श्रृंखला अगर बढ़ती चली जाती है तो आने वाला बच्चों का भविष्य तो खराब होना ही होना है। बहुत सारे परिवार में ऐसे लोग भी देखे गए हैं कि उनके दादा की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उनके बाप के सही तरीके से आचरण न अपनाए जाने के कारण उसके बच्चों को गरीबी का दंश झेलना पड़ जाता है, और परिणाम स्वरूप उसके बच्चे के बच्चे ऐसे कार्यों करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो चूंकि प्रशासन केवल ऊपर वाले स्तर से भी नहीं चलेगा और नीचे वाले भी स्तर से नहीं चलेगा, तो ऐसे स्थिति में दोनों लोगों का एक नैतिक विकास होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और नैतिक विकास करने वाले में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो नैतिक विकास के करने के चक्कर में वो अपने आर्थिक ग्रोथ को भी पीछे छोड़ देते हैं। अगर दृढ़ इच्छा न हो, हर कोई अब्राहम लिंकन नहीं हो सकता है। क्लियर? इस पर आप विचार करिएगा। अब देखते हैं मित्र आगे अगर हम देखें तो अगला जो फंडामेंटल राइट का प्रकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम आगे पढ़ेंगे एक नए हेडिंग के साथ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता के साथ फिर हम आपसे अगले टाइम में मिलते हैं। तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।